हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। मैं इसकी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर की। कल मैं इसका नया लेक्चर लाऊंगा। आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, तो शुरू करते हैं फिर। और लाइन एंड एंगल्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे 1D, 2D, 3D के बीच में डिफरेंस। 1D means one dimensional, 2D means two dimensional, and 3D means three dimensional. So what is dimensional? Dimensional means या dimension means simple length of something. तो 1D फिगर वो होते हैं जिनकी सिर्फ लेंथ ही लेंथ होती है, सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर आप लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपके सिर का एक बाल ले लीजिए आप। वो बाल बिल्कुल 1D फिगर है, और कोई भी कर्व हम जो भी बनाते हैं वो सब 1D फिगर में आते हैं। 1D फिगर में किसी चीज़ की कोई थिकनेस वगैरह नहीं होती। आपको देखने में सिर्फ ये एक ही डायमेंशन में दिखेंगे, सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे कोई लंबाई लंबाई है, कोई इनकी चौड़ाई नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती। बस ये एक लाइन की तरह से होते हैं, एक ही लेंथ इनमें होती है और ऐसे ही हमें दिखते हैं। अब बात करते हैं हम 2D फिगर्स की। 2D फिगर्स में मैंने दो तीन शेप बनाई है। कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें जिसमें दो डायमेंशन होंगी, दो लेंथ होंगी, यानी एक इसकी ये लेंथ है, रेक्टेंगल में अगर हम लें तो एक ये लेंथ है और एक ये ब्रेड्थ है। लेकिन आप कहेंगे कि सर्कल में तो सर कोई दो डायमेंशन हमें नहीं नज़र आ रही है। वो बात आपकी सही है, लेकिन मैंने आपको 2D की एक डेफिनेशन बताई है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर, जो कोई भी आप एक फिगर बना लें, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन वो अगर वो क्लोज हो जाती है, मान लीजिए ये मैंने कोई फिगर ड्रॉ की है, तो ये भी एक 2D फिगर है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। अगर आपकी नोटबुक का कोई भी पेपर, वो सब 2D में काउंट होगा, क्योंकि 2D फिगर में ये होता है कि दो डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उनकी कोई डेप्थ नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है। और 3D में आप ये सब देख ही सकते हैं। अधिकतर लाइफ में हम सब चीज़ें 3D में ही देखते हैं। आपका कमरा, घर, मकान, ये सब चीज़ें 3D में होती हैं। ये कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए गए हैं: क्यूब, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्फीयर, कोन, आइसक्रीम वाला कोन, सिलेंडर, ये सब 3D फिगर में आते हैं। अब हम बात करते लेते हैं लाइंस की। सो लाइंस, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज़ नो थिक एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। यानी अगर आप इस डेफिनेशन को समझिए, लाइन सिर्फ एक वन डायमेंशनल फिगर होती है, स्ट्रेट बिल्कुल, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, और वो हम उसको दोनों साइड से कितना भी लंबा हम उसको खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे यहाँ लाइन के एंड पर मैंने एरो बनाए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये एरो यही शो करते हैं कि हम लाइन को दोनों एंड से इन्फानाइट तक हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। अ लाइन कैन बी इन्फानाइटली लॉन्ग। लेकिन जो हम अपने क्वेश्चंस में बात करते हैं, जनरली जो हम कंसीडरेशन में हम जिसको लेते हैं, जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व करते हैं, वो लाइन सेगमेंट को ले करके चलते हैं हम। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट यानी किसी भी चीज़ का हिस्सा, यानी कोई पार्ट। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का कोई पार्ट। जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर वाली जो लाइन है, मैंने इसमें से एक पार्ट ले लिया, ए और बी, उसको हमने नीचे दिखाया गया है ए बी, ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। हम अपने क्वेश्चंस में इसी का इस्तेमाल करते हैं, और इससे ही हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लाइन में आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लाइन आपकी हमेशा स्ट्रेट होगी, यानी वो हमेशा, उस पर जो एंगल होगा, हम अभी आपको बताएंगे एंगल क्या होता है, वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। ठीक है। और मैं अभी आपको बता देता हूँ एंगल क्या होते हैं। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा लाइन और कर्व के बीच में। कर्व में इधर उधर को थोड़ा कर्व मुड़ सकता है, लेकिन लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, हमेशा स्ट्रेट। चलिए मैं अब एंगल्स को देखते हैं। अब सबसे पहले हाँ, टाइप्स ऑफ लाइन मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कितने प्रकार की होती हैं?
सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या, जो एक दूसरे को काटती हों। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने आपको बताया जो एक दूसरे को काटती हैं। इनका आप बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप अपनी दो उंगलियों को लीजिए और उन्हें उनसे क्रॉस बनाने की कोशिश कीजिए या एक्स बनाने की कोशिश कीजिए, तो वो और अपनी लाइन अपनी आप उंगलियों को मान लीजिए कि मेरी उंगली बिल्कुल भी मोटी नहीं है, इनको लाइन मार करके कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली एक दूसरे को काट पा रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी यही कंसेप्ट है, ये एक दूसरे को कट कर जाती हैं और ये किसी पॉइंट पर टच करती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दो लाइंस हैं ए बी और पी क्यू, दो लाइन, और ये दोनों लाइन सी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो हमेशा जिनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक दूसरे को कभी, पहली बात तो मैं एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, कभी भी किसी पॉइंट पर भी जाकर के मिलेंगी नहीं। और जनरली ये बताया जाता है कि इनफाइनाइट पर जाकर ये एक दूसरे को टच करती हैं। इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, तो ये एक दूसरे को कभी टच नहीं कर पाएंगी। और एक और बात, इनको हिंदी में समांतर रेखाएं बोलते हैं। समांतर रेखाएं इन दोनों इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। हर पॉइंट पर आप कहीं पर भी इनको मान करके चल सकते हैं, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस यानी वो लाइंस जो आपस में जो टकराती हैं, जो इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है, अभी एंगल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंगल जो बनता है वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस कहलाएंगी। मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स की एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। द स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेसेस दैट मीट। अगर कोई दो लाइन आपस में मिलती हैं, आप अपनी दो उंगलियों को लीजिए, एक फोर फिंगर और मिडल फिंगर को लीजिए और उनको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, तो आप जब देख पाएंगे एक एक तरीके का इस तरीके की एक शेप सी बन जाती है। और उस तरीके की शेप में आप पाएंगे कि जो स्पेसिस है आपकी दो लाइन के बीच का, दो उंगलियों के बीच का, वो हम मेज़र करते हैं एंगल्स में। तो एंगल ये है, अगर आपकी दो उंगलियों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो एंगुलर जो डिस्टेंस है, हम उसको रेडियली जो घूमता हुआ जो डिस्टेंस है, जो रेडियली जो डिस्टेंस है, हम उसको एंगल कहते हैं। और एंगल हमेशा डिग्री और रेडियन में हम मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप दो नोटबुक लीजिए, दो नोटबुक को एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कीजिए जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, तो वहाँ पर भी एक कोन सा बनेगा, एक एंगल सा बनेगा, उसको एंगल हम कहेंगे। वो कुछ मेज़र कर लेते हैं। आइए अभी थोड़ा और क्लियर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको ये दिखाया है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये एक कोई एक्सिस है, ये जो घूम रही है ये एक्सिस है एक। तो इस एक्सिस में आपने देखा कि इसके अराउंड मैंने एक डिस्क लगाई है, ये पीली पीली सी ये जो डिस्क है। और मान लीजिए मैंने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब ये पॉइंट, ये मान लीजिए ये जो डिस्क है ये इधर को घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो आपने ये देखा, ये जो पॉइंट है ये कभी ना कभी घूमकर इस जगह पर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, इस वाली पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, एक एक्सिस के अराउंड जो ये जितना मूव कर रहा है, जिसकी पोजीशन में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको हम एंगल कहते हैं। मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ होगा आपको एंगल बेसिकली होता क्या है। अब हम थोड़े बहुत एंगल्स के टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ एंगल्स, जब दो लाइन आपस में मिलती हैं, अगर और उनके बीच का जो एंगल है, अगर हम उसको मेज़र करें, वो 0 और 90 के बीच में आता है, तो हम उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल वो होगा जब दो लाइन मीट करेंगी और उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो राइट एंगल कहलाएगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिनके जब दो लाइन आपस में टकराती हैं, जो मिलती हैं मतलब, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 से 180 के बीच में रहे, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे।
स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का ही होगा। और रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा दो लाइंस के मीट करने के बाद, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और 360 डिग्री एंगल वो एंगल होगा जो कंप्लीट एंगल, यानी जब कोई अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए, जब एक कोई रिवॉल्यूशन पूरा कर ले, एक गोल चक्कर लगा ले पूरा और उसी अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए जहाँ से उसने शुरुआत की थी, तो वो एक कंप्लीट एंगल होता है, यानी 360 डिग्री रोटेशन। मुझे लगता है आज थोड़ा बहुत क्लियर होगा, कल मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कुछ रहिए, धन्यवाद।